रेलगाड़ी नीमच स्टेशन आने से पहले ही ठहर गई। पता करने पर किसी ने बताया कि बगल वाली रेल लाइन पर जा रही ट्रेन के सामने आने से किसी की मौत हो गई है। इस कारण लाइन क्लियर नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से रेल को यहाँ रोका गया है। नरेश हमेशा ही अपने मन की कर सका, क्योंकि घर में इकलौती संतान था। 11वीं की क्लास में गर्मियों की छुट्टियों में अपने मौसी के यहाँ जाने की जिद को हर बार की तरह माँ बाप से नहीं टाल सके। नरेश जब छोटा था तब से कई बार वो नीमच जा चुका था, पर इस बार बात कुछ अलग थी। समय के साथ उसे पता चला गया था कि ट्रक ड्राइवर क्यों हमेशा नीमच रुकने की बात करते थे। नीमच हाईवे की होटलें इतनी फेमस क्यों थी, सारे तलाकशुदा और जवान क्यों नीमच ट्रिप पर जाते थे। नीमच स्टेशन पर रात ट्रेन से उतरते ही मौसी का लड़का मिल गया। स्टेशन के बाहर आते ही ऑटो कर घर की तरफ निकल पड़े। हर साल जो नीमच की सड़क पर चलने वाली आम सी लड़कियां लगती थी, आज उनमें नजरें किसी और को ढूंढ रही थी। मौसी के घर पहुंचते ही नजर कुछ झुग्गियों को ढूंढ रही थी, पर अब वहां कोई झुग्गी नहीं थी। वहां रेल की डबल लाइन निकल चुकी थी। घर के बाहर ही नरेश का दिल बैठ गया था। नीमच उसी पल से काटने लगा था। मौसा मौसी का प्यार कम महसूस हो रहा था। गर्मी कुछ ज्यादा ही अपना एहसास करा रही थी। खाना अपना स्वाद खो चुका था और मन किसी के गुम हो जाने के शोक में डूब चुका था। नरेश जल्दी से खाना खत्म करके सीधा छत पर चला गया। छत से नजरें सामने रेल पटरी पर जा टिकी थी और यादें 1 साल पीछे के सफर पर जा चुकी थी। पिछले साल सामने झुग्गियों में कैसे पूरा एक मोहल्ला बसता था। देश के विकास ने उन झुग्गियों की छत से अब घास की जगह टीन में तब्दील कर दिया था, और समय ने समाज की परंपरा में इन झुग्गियों को सभ्यता की आधुनिकता की पहली पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि यहाँ घर की कमाऊ सदस्य का दर्जा औरतों को प्राप्त था। ये बात अलग है, औरतें कमाती अपना जिस्म बेचकर थी। रात को घर से 2 किलोमीटर दूर हाईवे पर ट्रक ड्राइवर और बाकी यात्रियों को अपना जिस्म बेचकर ये झुग्गियों की औरतें अपना जीवन काटती, और इनके पति इस कमाई को अपने नशे की आदतों में खर्च करते। इनके बच्चे सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली थे, जिनको ना अतीत का पता होता ना ही भविष्य संभावना। उन बेबसों में से ही एक थी किरण, जिससे पिछले साल नरेश मिला था। पिछले साल छत पर बैठे हुए जब पहली बार किरण से नजरें टकराई तो आंखों को जैसे लकवा मार गया। हटने की हिम्मत ही नहीं हुई। आंखों की उस खूबसूरत लड़की से फिर शुरू हुआ वो दौर जिसे पहला प्यार कहें या आकर्षण पता नहीं। छत से बैठकर उसे देखना और बार बार जब नजरें मिलने लगी तो हल्की शर्मीली मुस्कान का दौर भी आया। घंटों बैठे रहना और एक दूसरे को देखना और इशारे करना। उसी दौरान उस मोहल्ले में रात्रि जागरण हुआ। नरेश और उसका मौसेरा भाई भी रात्रि जागरण में पहुंचे। उधर किरण भी अपनी सहेली सीमा के साथ पहुंची। नरेश ने सीमा को इशारा करके किरण को मंदिर के पीछे मिलने आने को कहा। भाई से कुछ बहाना बना के नरेश मंदिर के पीछे पहुंच गया। कुछ पल बाद किरण भी सीमा को वहां ले आई। सीमा उन दोनों से उम्र में 4-5 साल बड़ी थी और जीवन को वेश्यावृत्ति के भेंट कर चुकी थी। किरण को नरेश के पास छोड़कर जाते हुए सीमा कहने लगी, इस पगली किरण का हाथ ना छोड़ना साहब। अगर बात केवल आपकी हवस की है तो यहाँ जिस्म 50 रुपए में हर रात बिकते हैं। नरेश और किरण पहले तो थोड़े से शर्माए, और फिर धीरे धीरे जब हिचक दूर होने लगी तो जो नजरें छत पर मिली थी अब हाथ मंदिर के पास मिले। एक दूसरे के हाथ में डालकर बातें करने लगे। दोनों की बातों में सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। दोनों वापस रात को ही मिलने का वादा करके घर की तरफ रवाना हुए। दोनों पूरे दिन में जब भी एक दूसरे के पास गुजरते तो नजरें मिलने पर एक प्यारी सी मुस्कान दोनों के चेहरे पर गुजर जाती। रात को फिर किरण और नरेश मंदिर के पीछे वहीं मिले। आज सीमा साथ नहीं थी, शायद आज उसके ग्राहक ज्यादा थे। दोनों मंदिर के पीछे की दीवार के सहारे बैठ गए और अपने बारे में एक दूसरे से बातें करने लगे। अपने बारे में बताते हुए किरण थोड़ी उदास हो गई और कहने लगी कि मेरी माँ एक वेश्या है और मेरा बाप एक दिन मुझे भी किसी दलाल को बेच देगा। इतना कहते हुए उसकी आंखें भीगने लगी। नरेश दीवार का सहारा छोड़ के किरण के सामने आ गया। उसके आंसुओं को पोंछते हुए सीने से लगा लिया और थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे के सीने से ही लिपटे रहे। नरेश के सीने से लिपटे हुए किरण अभी इसी पल में दुनिया का सबसे सुखद क्षण महसूस कर रही थी। वह पूरी दुनिया को इस एक पल के लिए कुर्बान कर सकती थी। इन झुग्गियों में तन की प्यास तो सबकी बुझ जाती थी, पर दिल की प्यास नसीबों से किसी की बुझती थी।
खुशी कहें या फिर गम, किरण के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। नरेश अपने हाथों से उसका चेहरा सीने से हटाकर थोड़ा ऊपर किया और उसके आंसू पोंछे और हाथ उसके चेहरे पर फेरने लगा। दोनों के बीच में एक तरंग दौड़ गई। दोनों की आंखें भी नम हो चुकी थी। चेहरे एक दूसरे के पास आ चुके थे और सांसों की गर्माहट एक दूसरे को महसूस होने लगी थी। अगले ही पल दोनों के होंठ मिल चुके थे। नरेश छत पर बैठे पिछले साल की सभी बातें याद कर रहा था। तभी अचानक मौसी का लड़का सुनील छत पर आ गया और नीचे चलने को कहा। नरेश ने सुनील से पूछा कि ये सामने वाली झुग्गियां कहाँ चली गई। यहाँ से डबल लाइन निकली रेल की तो सभी झुग्गियों को यहाँ से हटा दिया गया। वो लोग शायद हाईवे की तरफ कहीं दूसरी जगह बस गए हैं। इतना पूछ नरेश सोचने लगा कि कल सुबह ही उठकर हाईवे पर जाकर किरण से मिलेगा और साबित करेगा कि उसने कोई झूठा वादा नहीं किया था। वो उससे मिलने आ गया है। छत से नीचे उतरकर नरेश मौसी के कमरे में चला गया। मौसी इधर उधर की बातें करने लगी कि माँ कैसी हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है। नरेश के चेहरे पर हल्की मायूसी थी। वो बेमाने ढंग से मौसी के सवालों के जवाब दे रहा था। मौसी ने कहा, बिस्तर तैयार है, जाओ सो जाओ, सफर से थक गए होंगे। जी मौसी। नरेश बिस्तर पर आकर लेट गया और वही पिछले साल की हसीन यादों में खो गया। किरण, तुम इतनी परेशान क्यों दिखती हो? रोज जब भी मैं तुमसे नजरें बचाकर चुपके से तुमको देखता तब तुम मायूस सी बैठी रहती हो। नरेश, मैं बाछड़ा जात की हूँ। यहाँ 14 साल में लड़की को धंधे में डाल देते हैं। मैं तो 15 की हो चुकी हूँ। मुझे डर लगता है किसी दिन माँ बापू किसी अमीर सेठ की अधूरी हवस के आगे मुझे 5-10 हजार के लिए कुर्बान कर देंगे। कैसे माँ बाप हैं तुम्हारे जो बेटी से धंधा करवाते हैं? नरेश, यहाँ कोई किसी का माँ बाप नहीं है। हमारी बाछड़ा जात में परंपरा है कि बेटियों, पत्नी और बहनों से धंधा करवाते हैं। एक दिन किसी ग्राहक का गर्भ रह गया तो मैं पैदा हो गई। माँ एक औरत थी और संतान भी लड़की पैदा हुई तो नाना नानी ने माँ को 10,000 में बेच दिया और इस तरह माँ को नया दलाल मिल गया और मुझे बापू अब शायद मुझे भी धंधे में उतार देंगे। इतना कहते हुए किरण की आंखें भर आई थी और बात सुन नरेश अंदर तक हिल चुका था। नरेश ने किरण को बाहों में भर लिया और सर पर हाथ रख उसको चुप कराने लगा। किरण धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी तो नरेश ने पूछा, कोई रास्ता नहीं ये सब से बचने का? रास्ता है, या तो मैं ये सब छोड़कर भाग जाऊं या फिर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दूं या फिर किसी अमीर सेठ की रखेल बनकर रहूं। सरकार कुछ नहीं करती तुम्हारे लिए। सरकार जब तू समझदार लोगों से झूठे वादे कर सकती है तो हम क्या चीज हैं? मैं तुमको इन सब से निकाल लूंगा किरण, देखना। नरेश बाबू, ऐसे सपने यहाँ पर व्यवसायों को उनके ग्राहक तब दिखाते हैं जब ज्यादा ही पीकर आते हैं और भावुक हो जाते हैं। पर मैं पक्का वादा करता हूँ तुमको इन सब से बचा लूंगा। अगर वेश्याओं से किए सारे वादे निभाए जाते न नरेश बाबू तो हर वेश्या अगली सुबह किसी घर की बहू बन गई होती। तुम कोई वेश्या नहीं हो पर वेश्या की बेटी तो हूँ। किरण, कितनी अजीब बातें करती हो तुम भी, देखना मैं तुम्हें यहाँ से। इतना कहकर नरेश ने किरण को अपनी बाहों में फिर से समेट लिया और उधर सूरज अस्त होते हुए धरती को चूमता हुआ उसमें डूब रहा था और यहाँ नरेश किरण को चूम उसमें डूबता जा रहा था। इन सब पिछले साल की बातों को याद करते हुए ना जाने कब नरेश की आंख लग गई, पता ही नहीं चला। हाईवे को पार करते ही कुछ दूरी पर चलने पर झुग्गियां नजर आने लगी। जब नरेश झुग्गियों के पास पहुंचा तो किरण पानी की मटकी लाते दिखी। नरेश को पहचान कर मटकी बाहर रख तुरंत झुग्गियों से दूर खेत में नरेश की बताई हुई दिशा में चल पड़ी। पेड़ के सहारे नरेश खड़ा था। किरण जाकर तुरंत उससे लिपट पड़ी और दोनों एक दूसरे के अंदर समा जाना चाह रहे थे। 1 साल का जो दर्द था वो उनके चुंबनों में खत्म हो गया था। नरेश ने किरण से माफी मांगी पिछले साल अचानक चले जाने के लिए और बताने लगा कि इस बार दोनों भाग जाएंगे दुनिया से दूर। उसने रुपयों का भी इंतजाम कर लिया है। इतना सुन किरण खुशी से फिर नरेश को चूमने लगती है। दोनों पेड़ के नीचे ही लेट जाते हैं और नरेश और किरण दोनों एक दूसरे को चूमते हुए जकड़े हैं और नरेश के हाथ किरण की कुर्ती के हुक पर पड़ते हैं। नरेश को मौसी जोर से आवाज देकर उठाती है कि बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई, सूरज निकल आया है। नरेश के सपने के एहसास से उसके चेहरे पर एक खुशी की झलक आ जाती है। सुबह का नाश्ता कर नरेश किरण से मुलाकात के लिए हाईवे की तरफ रवाना हुआ। बीच रास्ते में कोई पहचान का मिल गया तो चाय पीने की जिद करने लगा।
दोनों होटल पर जाकर चाय का ऑर्डर देके बैठ गए। पुरानी बातें करने लगे। सामने पड़े अखबार को उठाकर नरेश पन्ने पलटने लगा। तभी नजर कल की ट्रेन दुर्घटना वाली खबर पर पड़ गई। पढ़ने पर पता चला कि कोई लड़की थी जिसने रेल के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। दोस्त से विदा लेकर नरेश झुग्गियों के पास पहुंचा। मन में एक अजीब खुशी थी। 1 साल बाद वो किरण से मिलेगा। उसके लिए लाया हुआ तोहफा भी वो साथ लाया था। वो किरण के चेहरे का भाव देखना चाहता था जब वो उसके सामने जाएगा। नरेश हाईवे के पास वाली झुग्गियों के अंदर था और उसकी नजरें किरण को तलाश रही थी। झुग्गियों में अभी औरतें सोई हुई थी। पूरी रात ग्राहकों के साथ जागना जो पड़ता था, इसलिए अभी सब सोई थी। नरेश की नजर अचानक एक पहचाने से चेहरे पर पड़ी। उसे याद आया ये तो सीमा है, और सीमा भी तुरंत नरेश को पहचान गई। नरेश ने सीमा के पास जाकर पूछा, किरण कहाँ है? वो तो दूसरे डेरे में चली गई शायद। डेरा? अरे नरेश साहब, हम बाछड़ा जात के नीमच से मंदसौर रतलाम हाईवे 270 किलोमीटर में कुल 60 से भी अधिक डेरे हैं जहां हम हर रोज नीलाम होती हैं। वहां नीमच इज्जतदारों के शहर में तो कुछ समय के लिए आए थे, वरना हमारा असली घर तो ये हाईवे के किनारे ही है। किरण अभी किस डेरे में है? अगले डेरे में, जैसा सुनने में आया था। साहब, आप उसके पास जाओगे क्या? जरूर। थोड़ी ही देर में नरेश सीधा अगले डेरे में जा पहुंचा और किरण की मां को पहचान लिया और पूछा, किरण कहाँ है? तुमको क्या काम है उससे? आप किरण को बुलाए, हमको उससे काम है। उधर से किरण का बाप भी आ जाता है। पत्नी के पास ग्राहक खड़ा समझ कीमत की बात करने के लिए पास चला जाता है। वहां जाकर पता चलता है कि एक व्यक्ति किरण के बारे में पूछ रहा है, तो वह बोला, वो तो अभी नहीं है यहाँ पर। अरे बाबू, आपको किरण से अच्छी उसकी छोटी बहन मिल जाएगी, बस रेट थोड़ी ऊंची लगेगी। आप बस किरण को बुला दो, जितनी कीमत चाहिए मिल जाएगी। वो भी मिल जाएगी बाबू, आप अभी उसकी छोटी बहन रानी को तो चख लीजिए। नरेश को लगा कि शायद उसके माँ बाप सीधे से कुछ नहीं बताएंगे, इसलिए 1000 का नोट निकाल के थमा दिया और कहा, अब तो बता दो कि किरण कहाँ है? किरण तो चली गई बाबू। एक अजमेर के बड़े साहब आए थे अपने दोस्तों के साथ, कुछ नाजुक चीज खरीदनी थी उन्हें। 50,000 में बेच दिया उसको हमने। क्या नाम था उनका? हाँ, अजय चौहान साहब, बड़े अच्छे आदमी थे, रोकड़ा पेमेंट किया था। इतना सुनकर ही नरेश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अब न कुछ उसे सुनाई दे रहा था और न कुछ दिखाई दे रहा था। शरीर के हर हिस्से को शून्यता ने घेर लिया। दिमाग पूरे तरीके से धोखा दे चुका था। पैर लड़खड़ा गए थे। वहीं एक जगह बैठ गया। आधे घंटे बाद होश थोड़ा संभाल कर उस जगह से जाने लगा तो दिमाग में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, अजय चौहान। लेकिन पता करने पर चला कि अजय के साथ जाते समय रास्ते में ही किरण ने भागकर ट्रेन के सामने आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।